हेलो दोस्तों, वेलकम टू फहद पाठशाला। और कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लास 8 का सिविल सिविक्स का टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले कि चैप्टर शुरू करें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं फहद पाठशाला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं या फिर इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। और ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या प्रोसीडिंग्स होती है, किस तरीके से चीज़ों को इनिशिएट किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है, पुलिस का रोल क्या होता है, जजमेंट में किस तरीके से प्रोसेस को देखा जाता है, किन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। कोई भी क्राइम होता है उस क्राइम को, तो इन चीज़ों के बारे में हम उस चैप्टर को जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि चैप्टर शुरू करें, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 8 सिविक्स वाले के लिए। ठीक है, तो चैप्टर में आप लोगों को ये समझाया गया है कि जब कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम को किस तरीके से जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है एफआईआर के थ्रू। फिर उस पर कैसे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस चीज़ को कैसे जो है उसका चार्जशीट फाइल होता है, फिर कैसे फाइनल रिपोर्ट तैयार होता है, फिर वो नियर बाई मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता है, फिर उसमें ट्रायल्स चलता है यानी कि पेशी होता है, फिर उसमें डिफेंस लॉयर होता है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं, जजमेंट आता है, जज होते हैं, पुलिस का रोल होता है। फिर जब जजमेंट आता है तो जो एक्यूज़्ड होता है, जिसने गुनाह जिस पे आरोप लगा है, ठीक है, और जो विक्टिम होता है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है, जिसके ऊपर वो घटना घटा है, उसके जानने वाले लोग होते हैं। फिर वहाँ पे जजमेंट आता है, फिर वो जजमेंट को लोगों को मानना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलती है। ठीक है, और सब कानून के दायरे में चलता है। जजमेंट में क्या जज साहब जजमेंट सुनाएंगे वो भी कानून के दायरे में सुनाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करेगी, किन चीज़ों के मुद्दों को नज़र रखते हुए चीज़ों को सवाल जवाब करेगी, क्या किस तरीके से रिपोर्ट्स चार्जशीट तैयार करेगा, वो भी लॉ के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लेट्स अब आगे बढ़ते हैं। इस बात को यहाँ बताया गया है। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक्यूज्ड वर्ड यूज़ किया गया, गिल्टी वर्ड यूज़ किया गया, प्लीड वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले समझ लेंगे, तभी इस चैप्टर में बहुत सारी इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है। तो इन चीज़ों को फिर समझ लेंगे अगर, तो फिर हम लोग चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली बात क्या होता है, जब क्राइम होता है ना, तो एक बंदा होता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कौन होता है? जब सपोज दैट कोई क्राइम हो रहा है, तो जो क्राइम करता है और जिसके ऊपर क्राइम होता है वो होता है विक्टिम। और जो क्राइम करता है और उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आपने ये क्राइम किया, तो वो होता है एक्यूज्ड। ठीक है, और अगर वो एक्यूज होता है और वो जो क्राइम करता है उसको हम ऑफेंस कहते हैं कि वो उसने क्राइम किया। ठीक है, अगर वो क्राइम साबित हो जाता है, ऑफेंस बंदा जो होता है वो उस पर अगर साबित हो जा रहा है कोर्ट में कि उसने ये क्राइम किया है, तो वो फिर एक्यूज जो हो जाएगा वो गिल्टी कहलाएगा कि हाँ ये गिल्टी है, ये इसका गुनहगार है। बात समझ में आया? और विक्टिम तो उसी को कहते हैं जिसके ऊपर घटना घटा होता है। ठीक है, और प्लीड मतलब होता है कि मतलब याचना करना, रिक्वेस्ट करना कोर्ट में जज साहब से कि हमने ये गुनाह नहीं किया है, अर्जी लगाना, इसको प्लीड कहते हैं। ठीक है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये होता है कि पब्लिक गवर्नमेंट के बिहाफ में जो वकील कोर्ट में केस लड़ रहा हो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ठीक है, आप इसको और अच्छे से समझने के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और अच्छे से समझने के लिए, तो गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन लड़ेगा कोर्ट में? वकील। जो स्टेट के अपोज में कोई क्राइम हो गया, जैसे कोई चोरी हो गया, डकैती हो गया, रॉबरी हो गया, ये सोसाइटी को इफेक्ट करता है, तो इस केस को लड़ने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा जो गवर्नमेंट के बिहाफ में या स्टेट के बिहाफ में लड़ेगा उस क्राइम को सोसाइटी से हटाने के लिए, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। अब जिस बंदा पे आरोप लगा है वो अपना एक वकील रख सकता है जो उसके बचाव में कोर्ट में लड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफेंस लॉयर। उसको कहते हैं डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर, आपके पास हैसियत है, पैसा है तो आप अपने से रख लो, और अगर आपके पास पैसा हैसियत नहीं है तो आपको जज साहब जो है ये कोर्ट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसका पेमेंट जो है सरकार अफोर्ड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, प्रोसीडिंग चलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में आप लोग को इस
सारे चीज़ को समझाने के लिए एक फ़िक्शनल स्टोरी यानी कि हाइपोथेटिकल स्टोरी क्रिएट किया गया है, एक क्राइम के सीन का, और उसमें कैसे एफआईआर होता है, पुलिस में कैसे अर्ज़ी डाला जाता है कि मेरे साथ ये क्राइम घटना घटा है, फिर उसका कैसे जुडिशियल तरीके से इसको ट्रायल्स चलता है कोर्ट में, फिर कैसे जजमेंट आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए एक छोटा-सा स्टोरी है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो आपको तो एक आइडिया दे ही चुके हैं कि क्राइम जब भी होता है जिसके साथ, तो वो जाके कोर्ट में पहले एफआईआर करता है। एफआईआर के बारे में आप लोग को पिछले चैप्टर में बता चुके हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या बात मेंशन रहता है कि सपोज दैट मेरे साथ कोई घटना घटा, तो हम जो है उसके बारे में, हमको जिस पर शक है उसके बारे में जा करके, और इस घटना के बारे में जाके अपने नियर बाय जो उस घटना के एरिया को कवर करने वाला जो पुलिस थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ जा कर के वहाँ जो इंस्पेक्टर इंचार्ज होगा उससे कहेंगे कि ये देखिए ये क्राइम हुआ है, हमको इस पर शक है, और इतने तारीख इतने बजे हुआ है। तो एफआईआर में वो सारे बात को मेंशन किया जाता है, और ये सारे बात को जब मेंशन किया जाता है तो वो बेसिकली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, और उसका कॉपी जो है थाना वाले एक निकाल के आपको भी देंगे, ये आपका राइट बनता है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, ठीक है? आप क्राइम क्या हुआ, कितने बजे हुआ, किस पर शक है, और जो कंप्लेनेंट है, जैसे हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो मेरा नाम मेंशन रहेगा, उसमें साइन वगैरह होगा, और उसका एक कॉपी भी आपको निकाल करके दिया जाएगा एफआईआर का, ठीक है? फिर अब उसके बाद पुलिस के काम होता है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करके उसका अकॉर्डिंग टू लॉ इन्वेस्टिगेशन करना, और क्या सही क्या गलत का पता लगाना, और फिर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करना, या फिर चार्जशीट कह लो, चार्जशीट तैयार करना। उसमें जिस बंदे पर आप आरोप लगाए हैं उसके बारे में वो बनाएगा कि ये हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाए हैं कि ये बंदा जिस पर आरोप लगा है, ये इसका क्या-क्या एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे हमको लगा कि हाँ, ये गुनाहगार हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन वो उस चीज़ में मेंशन करेगा, चार्जशीट जो फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा कि ये हमको लग रहा है कि ये गुनाह इसने किया है क्योंकि ये एविडेंस है, ये सबूत है, और ये गुनाह अगर इसने नहीं किया है तो ये सबूत है जिससे लगता है कि ये गुनाह इसने नहीं किया है, या कुछ उसको कॉन्स्पिरेसी लगता होगा कि जो कंप्लेनेंट है वो ऐसे किया हो। तो ये सारी बातों को डिटेल में लिख करके अगर वो गुनहगार है तो वो चार्जशीट फाइल करेगा, अदरवाइज फाइनल रिपोर्ट बना करके वो नियर बाय मजिस्ट्रेट को वो सौंप देगा, और मजिस्ट्रेट साहब इस चीज़ को जो विक्टिम होगा या फिर जो एक्यूज होगा उन सबको बुलाएंगे, डिफेंस लॉयर होगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो होगा, पुलिस जो इन्वेस्टिगेट किया है वो वहाँ पर मौजूद होगा, और फिर जज साहब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर एक ट्रायल में, दो ट्रायल में, जितना ट्रायल का ज़रूरत हो यानी पेशी का ज़रूरत हो, कोर्ट में बुला के उस ट्रायल को, फेयर ट्रायल होता है, फिर उसके बाद उसका जजमेंट सुनाते हैं, और उस जजमेंट पे जो जज साहब का जजमेंट आता है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको, ठीक है? चाहे विक्टिम के फेवर में हो या एक्यूज्ड के फेवर में हो, इस तरीके से सिस्टम प्रोसीडिंग चलती है। तो जो केस के बारे में आपको बात कर रहे थे वो ये है, जो फिक्शनल स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये मुंबई का एक कहानी है कि एक अपार्टमेंट में मिसेस शिंदे जो है वो तैयार हो रही थी। मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है, हम इस कहानी को शॉर्टकट में बता देते हैं, और इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, जो इससे आप लोगों को क्या सीखना है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग, वो आपको मैं बेसिकली समझा दूंगा। तो इस चैप्टर का इस जो स्टोरी है इसको हम शॉर्ट में समझते हैं और फिर इसको आगे बढ़ेंगे। तो मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है ना तैयार हो रहे थे शादी में जाने के लिए, और जब मिसेस शिंदे जो है अपना ड्रॉर खोलती हैं गोल्ड चेन पहनने के लिए, तो देखती हैं ड्रॉर में चेन नहीं होता है, और मिसेस शिंदे जो मिस्टर शिंदे होते हैं बोलते जल्दी चलो मिसेस शिंदे को, तो लेकिन वो बोलती है मेरा तो ड्रॉर में चेन ही नहीं है, हमको वो बोलती है कि मुझे शक है कि ये चेन जो है ना उनकी जो मेड होती है उसका मेड का नाम था शांति। उनको शक था कि शांति जो है उनका इस गोल्ड चेन चुरा ली है। तो वो शांति को बुलाती हैं, बोलती हैं कि तुमने मेरा गोल्ड चेन चोरी किया है। तो वो तो कहती कि नहीं मैम, मैंने तो चोरी नहीं किया है। तो फिर उसके जो मिस्टर शिंदे होते हैं वो बोल लेते हैं कि अपना ट्रंक दिखाओ, और उसमें शायद तुमने चोरी किया है, अपना ट्रंक दिखाओ, चेक कराओ। तो उसमें जब देखते हैं तो उन लोगों को गोल्ड चेन तो नहीं मिलता, लेकिन एक एनवेलप में 10,000 का रुपीज़ मिलता है चेक कैश में। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने ये जो चेन बेच करके इसको पैसा है, ये वही पैसा है। तो वो बोलती है कि नहीं, वो शांति कहती है बार-बार कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर ये लोग जो है नियर बाय जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाते हैं, और जो पुलिस स्टेशन में जो सब इंस्पेक्टर होता है एसआई राव नाम था उनका, तो उसको जो है मिस्टर शिंदे जो है एफआईआर करवा देते हैं शांति के खिलाफ। जब मिस्टर शिंदे जो एफआईआर करता है, सब इंस्पेक्टर जो था राव, वो उनका एफआईआर दर्ज कर लेता है। फिर उसके बाद और वो चोरी के सारा डिटेल बताते हैं कि कब हुआ या फिर कौन किया, किस पे शक है, और अपने बारे में बताते हैं, अपना एरिया, लोकेलिटी, अपना एड्रेस बताते हैं। फिर उसके बाद जो मिस्टर राव था वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। फिर उस दौरान क्या करता है, वो आ करके
जो राव इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर था, वो शांति को अरेस्ट करके लेके चला जाता है। फिर उसको जब लेके अरेस्ट करके चला जाता है तो जेल में वो उसको डाल देता है। फिर जब उसके भाई को पता चलता है, क्योंकि ये कोर्ट प्रोसीडिंग में होता है कि वो जो चोरी जो भी जिसको पकड़ते हो आप, उसके बारे में उसके फैमिली मेम्बर्स को बताना पड़ता है आपको, ठीक है? कि विदिन वन डे आपको बताना पड़ता है कि आप के रिलेटिव या फैमिली वाले लोग, चाहे कहीं भी इंडिया के किसी पार्ट में हो, कि ये इसने ये गुनाह किया है, तो वो उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके फ्रेंड जो भी है वो आएँगे, वो उसको अगर बेल करा करके लेके जाना चाहते हैं तो वो करेंगे, या फिर जो प्रोसीडिंग्स होता है वो वहाँ से स्टार्ट हो करवाएँ। और वो जो पुलिस होता है वो 1 दिन से ज़्यादा किसी को जेल में नहीं रख सकता, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। कोई गुनहगार को अगर पकड़ता है तो वो 24 आवर के विदिन जो है उसको नियर बाय कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। उसे 1 दिन ज़्यादा रख नहीं सकता है। तो इस तरीके से अरेस्ट करके वो लेके गया। मिस्टर राव जो था, एसआई था, वो शांति को, सुशील उसका भाई, जब पता चलता है उसका, वो आता है। वो कहता है कि मेरी बहन चोरी नहीं की है, वो जो पैसा था वो मेरे और शांति और हमने जो है मिल करके सेविंग किया था। हम लोग के गाँव में एक बैल खरीदना है, तो उस पर्पज़ के लिए, और हम लोग दोनों ने सेविंग करके ये पैसा को जमा किया है। यही बात जो है शांति ने जो है मिसेस शिंदे को भी बताया था कि ये पैसा चोरी का नहीं है, ये पैसा हम लोग ने जमा करके इकट्ठा किया, हम और मेरे भाई ने। तो इस तरीके से चीज़ चलता है, लेकिन वो नहीं मानता है। वो जो मिस्टर राव था वो बोलता है कि नहीं, जाओ और जा करके जो है बिल लेकर के आओ, तभी तुम्हारी बहन छूट पाएगी। तो ये जब बेल लेने के लिए जाता है, सुशील जो उसका भाई था, जब बेल लेने के लिए पहुंचता है कोर्ट में, तो वो वहाँ पे कोर्ट के थ्रू ये होता है, बात बोला जाता है कि आपको जो है एक बड़ा अमाउंट पैसा को देना होगा, तभी आपको बेल मिल सकता है। मतलब आप अपनी बहन को छुड़ा सकते हैं। तो उसकी बहन सोचती है कि ये क्या सिस्टम है, हमने तो चोरी भी नहीं किया है, और उसके ऊपर से जो है हम लोग जितना पैसा मेरा, अच्छा वो जो 10,000 रुपये था, वो जो मिस्टर राव था वो उसको सील कर लेता है, यानी कि जमा कर लेता है अपने पास, ठीक है, ज़ब्त कर लेता है। तो इस तरीके से जो सुशील और उसकी बहन जो थी, उसकी बहन तो अब जेल में ही है लंबे टाइम तक, और जो सुशील था वो भी सोचता है कि हम लोग तो कुछ क्राइम किए नहीं है, फिर भी हम लोगों को इस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है। और उसकी बहन जो थी बेचारी बहुत रोती है और ट्रॉमा में गुजरती है, बहुत हैरासमेंट फील होता है उसको कि हमने तो कुछ किया नहीं, फिर भी हम लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से पुलिस जो है अपना चार्जशीट तैयार करता है, और चार्जशीट तैयार करके जो है कोर्ट में मजिस्ट्रेट को पेश कर देता है कि हमने जो है शांति जो है ये चोरी की है, और ये इसका इतना रुपया उसके पास से मिला भी है, और इतना का गोल्ड चेन बेच करके वो इस चेन को ये पैसा उसके पास आया है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब जो थे वो कोर्ट में शांति से पूछते हैं, जब ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, शांति से पूछते हैं कि क्या तुमने चोरी किया है? तो वो तो बोलती कि मैंने चोरी नहीं किया है। फिर वो पहले जज साहब उससे पूछते कि क्या तुम्हारे पास वकील है तुम्हारे ऑन बिहाफ लड़ने के लिए? तो वो बोलती कि जज साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम कहाँ से वकील हायर करेंगे? तो जज साहब जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे इसको डिफेंस एक लॉयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? जिससे आपको मैंने समझाया कि इस तरीके से होता है। अच्छा, ये आर्टिकल 22 में भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये फंडामेंटल राइट के तहत, कि किसी भी अगर बंदे के पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसको एक लॉयर अफोर्ड कराया जा सकता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 39A भी कहता है कि मतलब आर्टिकल 22 तो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, इस फंडामेंटल राइट के तहत जो है आर्टिकल 39A में ये बात मेंशन किया गया है कि एक लॉयर को प्रोवाइड किया जाना चाहिए अगर वो पोवर्टी या डिसेबल है लॉयर को हायर करने में, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। और कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चलता है, तो अब प्रोसीडिंग चलता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों हो यहाँ पे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? जो एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड कौन है? एक्यूज्ड तो ये है शांति है जिस पे आरोप लगा है, तो उसके अगेंस्ट में कौन लड़ेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेगा, क्योंकि उस पे ये गुनाह है कि वो सोसाइटी के खिलाफ कुछ काम किए, तो उसके अपोज में लड़ने के लिए जो गवर्नमेंट के बिहाफ में जो एक लॉयर होगा, वो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आरोप था शांति पे कि तुमने ये चोरी किया है, और वो इस बात को मनवाना चाहता था। लेकिन जो डिफेंस लॉयर था वो शांति के बिहाफ में लड़ रहा था, उसको कोर्ट में ये साबित करना था कि शांति बेगुनाह है, शांति ने चोरी नहीं की है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो ये था। तो कमला रॉय करके जो लेडी थी वो एडवोकेट के तौर पे इसकी डिफेंस लॉयर थी शांति की, क्योंकि उसको अफोर्ड नहीं करती थी। तो गवर्नमेंट ने, जो जज साहब ने, जो कोर्ट ने जो उसको प्रोवाइड किया था लॉयर, उसका नाम था कमला रॉय। तो कमला रॉय जो थी वो एडवोकेट, उसको सारी बात वो शांति बताती है, और सुशील जो उसका भाई था वो सारा कहानी सुनाता है कि इस तरीके से चीज़ें हुई, हम लोगों ने पैसा जमा किया था, हम लोग
उसको रखे थे ट्रंक से निकाल के, वो हम लोग पे ये आरोप लगा रही कि चोरी करके वो रिटर्न का पैसा है। तो कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था वो इस चीज़ को साबित करना चाह रहा था कि शांति ने ये पैसा चुरा करके कोर्ट में अपने खरीद चेन करके गोल्ड चेन को बेच करके वो चेन का पैसा अपने पास रखी हुई थी। और हालांकि बात तो ये लोग कुछ और साबित करना चाह रहा था, सुशील और शांति, और कमला रॉय भी उसकी इसी बात को कोर्ट में साबित करने वाली थी। तो प्रोसीडिंग जब चल रहा था तो मिस्टर शिंदे जो है कोर्ट के सामने आके यही बात आरोप लगाता है फिर से शांति पे, लेकिन पीछे से आवाज़ देती है जज साहब को कोर्ट में वो शांति कि आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, मतलब कि मुझे फ्री ट्रायल दीजिए, मुझे और मौका दीजिए कि मैं अपने गुनाह को साबित कर पाऊँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं अपने बेगुनाही को साबित कर पाऊँ और मैं गिल्टी नहीं हूँ, यानी कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। इस तरीके से चीज़ें चलती है, ठीक है। तो जब इस तरीके से चीज़ें चलती है फिर मिसेस शिंदे जो है वो को कटघरे में बुलाया जाता है। फिर वो कहानी सुनाती है कि इस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछता है कि मिसेस शिंदे बताइए क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो फिर से उसी कहानी को दोहराती है कि ये हुआ, उसने चोरी किया है, फिर 10,000 रुपया उसके बदले में उसके एनवेलप में उसके ट्रंक में मिला। तो लेकिन फिर मिसेस शिंदे को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए जो है कमला रॉय जो है फिर से वो कटघरे में बुला करके उससे सवाल जवाब करती है। तो अच्छा, क्रॉस एग्जामिन क्या होता है कि एक बार आप उससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछ रहा है, फिर जो डिफेंस लॉयर होता है, जो दूसरे पार्टी का जो लॉयर होता है, वो अपने बात को साबित करने के लिए वो जो आरोप लगाई है उसी को वापस से रीट्विस्ट करके उससे सवाल जवाब करेगी कि आप ये जो आरोप लगा रही है ये सही था कि गलत था आरोप। तो उसको वापस से कोर्ट में साबित करने के लिए कि आप ये जो आरोप लगाइए सही है या गलत है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो जज साहब के परमिशन से ही उसको डिफेंस लॉयर को परमिशन मिला। तो कमला रॉय जो थी वो उसको मिसेस शिंदे से क्रॉस एग्जामिनेशन में बोलती है कि आप ये कहना चाहती हैं कि शांति ने आपका गोल्ड चेन चुराया, लेकिन गोल्ड चेन तो उसके ट्रंक में मिला नहीं, तो आप कैसे कह सकती हो कि वो उसने चुराया जबकि आपने देखा भी नहीं इसको चुराते हुए। फिर वो दूसरी बात ये कहती है कि वो आपके यहाँ 3 साल से काम कर रही है, फिर भी उसने कभी चोरी नहीं की है, पहली दफ़ा ऐसा घटना घटा है और आप सीधे कह रही हो कि वो उसने चोरी किया है, तो आप कैसे कह सकती हो? हालाँकि उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है और वो 3 साल से उसका भाई भी उस वहाँ पे काम करता है, ये भी काम करती है, तो 3 साल में बहुत मुमकिन है कि वो 10,000 रुपए जमा कर सकती है। तो आप इस पे ये आरोप लगाना बेबुनियाद है और कोई मायने नहीं है। वो जज साहब के सामने इस बात को कहती है मिसेस शिंदे से। तो इस तरीके से एडवोकेट रॉय जो था रॉय जो थी कमला रॉय, वो सुशील को भी एग्जामिन करती है, फिर उसको वहाँ पे कोर्ट के सामने वो बोलती है, फिर वहाँ पे वो डिफेंस का विटनेस था, डिफेंस यानी कि जो डिफेंस लॉयर थे उन लोगों का विटनेस के तौर पे वो सुशील था, क्योंकि सुशील को वो यूज़ कर रही थी कि जो शांति है वो ये चोरी नहीं की है और वो पैसा उसके सेविंग्स का है, तो इसका विटनेस कौन होगा? सुशील होगा। तो विटनेस मतलब होता है सबूत, कौन इंसान सबूत के तौर पे उसका गवाही देगा, उसके बारे में बताएगा, उसको विटनेस कहते हैं। ये डिफेंस का विटनेस था सुशील। और जो आरोप लगाया गया था, जो विक्टिम जो था वो मिसेस शिंदे उन लोग खुद अपना विटनेस था। तो इस तरीके से दो पार्टी का विटनेस था और डिफेंस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर चीज़ों को प्रोसीड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, जब ट्रायल चल रहा था तो उस दौरान क्या हुआ कि उसी दौरान जब पेशी हो रही थी, उसी दौरान जो है जो राव साहब इंस्पेक्टर थे उनको ये पता चलता है, उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो चोरी हो रहा था उनके लोकेलिटी में, उनके अपार्टमेंट्स के आसपास में, ये जो ज्वेलरी का जो चोरी हो रहा था उसको लेकर के एक गैंग का पता चला है। और उस गैंग में एक बंदा वो भी है जो मिस्टर और मिसेस शिंदे का बेटा है, और उसको वो ज्वेलरी भी रिकवर हुआ है, वो गोल्ड चेन भी रिकवर हुआ है जो मिसेस शिंदे के ड्रॉअर से चोरी हुआ था। और कोर्ट में ये बात को पता चलता है और जो कमला रॉय जो डिफेंस लॉयर थी वो सब इंस्पेक्टर राव साहब से ये बात पूछती है, तो वो सारी कहानी को कोर्ट के सामने बताते हैं। तो फिर ये बात कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि, और जज साहब अपना स्टेटमेंट सुनाते हैं कि जो शांति और सुशील है वो लोग बेगुनाह है, और वो कोर्ट इसको एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ द थेफ्ट। शांति, यू आर हेयर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ द थेफ्ट, यानी कि तुम पर अब कोई आरोप नहीं है, तुम बेगुनाह साबित हो गई हो, तुमको कोर्ट बाइज्जत बरी करती है और तुमने चोरी नहीं की है। और पुलिस को भी बोलती है कि आपने इसका जो पैसा रखा है 10,000 रुपये इसको लौटा दो। और पुलिस को भी डांट फटकार लगता है कि आपने इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन किया है और जो आपने इसको इलीगल तरीके से, सुशील को भी 2 दिन का जेल में वो इंस्पेक्टर साहब रख लिए थे, हालांकि कोई मतलब नहीं था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस को जो है डांट फटकार लगता है कोर्ट से। तो फिर वहाँ पे चीज़ें सामने खुल कर के आ जाती है, ठीक है।
ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अच्छा हम लोग इस केस में क्या देखें कि इस केस में 4 मेन अहम किरदार था, एक पुलिस, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक डिफेंस लॉयर, एक जज। तो सबका अपना-अपना रोल था जो इस केस में अपना-अपना रोल निभाया, ठीक है। तो हम लोग इससे ये समझ गए कि किस तरीके से केस का प्रोसीडिंग्स चलता है और एक केस में कितने तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं, विटनेस भी होता है और विटनेस के बारे में मेंशन नहीं क्योंकि विटनेस यही लोग में थे विटनेस। तो कहने का मतलब है इस केस के ज़रिए से हम लोग ये समझ गए कि किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलता है, ठीक है। अच्छा, पुलिस का जो रोल होता है वो इन्वेस्टिगेशन करने का सिर्फ होता है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर दर्ज करना, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस इकट्ठा करना और सबके स्टेटमेंट्स को लेना और ये क्लियर करना कि केस में कौन गुनाह किया है, किसका क्या रोल था और उसके हिसाब से वो फिर चार्जशीट तैयार करता है या फाइनल रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश करना और एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश करना, ठीक है। और विक्टिम को भी कोर्ट में पेश कराना, यही इसका बस रोल होता है। और जजमेंट सुनाना, कौन गलत है कौन सही है, इसका फैसला कोर्ट करेगी, इसका फैसला जज करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है, पुलिस नहीं करेगी। तो बेसिकली ये होता है। अच्छा, पुलिस का भी अब एक हायरार्की होता है, वो हम लोग देखेंगे, इस तरीके से चीज़ें चलती है, ठीक है। तो इसमें पिछले चैप्टर में लोग पढ़े थे कि किस तरीके से जो है एक और केस पढ़े थे, हाइपोथेटिकल केस था, वो जो डॉरी वाला जो केस था जिसमें उसको जला दिया जाता है एक लड़की को, सुधा को। तो उस सुधा को के आरोप को का केस जो है वो डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे वहाँ पे भी केस चलता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बेसिकली इन सब चीज़ों का निष्कर्ष यही है कि हम लोग को ये बताना, ये समझाना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, उसका रोल क्या होता है, डिफेंस लॉयर कौन होता है, उसका रोल क्या होता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो बेसिकली कुछ ऐसा क्राइम के खिलाफ लड़ता है, केस लड़ता है जो एज अ सोसाइटी एज अ होल को हैम्पर करे और वो गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ पे होता है। और डिफेंस लॉयर जिस पे अक्यूज होता है, जिस पे अभी तक गिल्टी नहीं हुआ है, तो वो उसका डिफेंस लॉयर होता है। इस तरीके से चीज़ें चलती है। ऑफेंस तो उसको कहते हैं अगर कोई ऐसा गुनाह हो गया जिसको कोर्ट कहता है कि वो गुनाह है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो गुनाह है, लेकिन अभी वो गुनाह साबित नहीं हुआ है, वो क्राइम साबित नहीं हुआ है, तो वो क्राइम जो कि लगता है कि गलत है, उसको ऑफेंस कहते हैं। ऑफेंस भी दो तरह का होता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको बोलते हैं जैसे डकैती, रॉबरी, चोरी, ठीक है, राइट हो गया, ये सब कॉग्निजेबल। और नॉन कॉग्निजेबल जैसे कि कोई छोटा मोटा, जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस हो गया, जैसे कोई किसी को छेड़ दिया, बेसिकली हल्का, वो उस तरीके का केसेस को हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज कराना कंपलसरी है और पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जाकर से समझा देती है, मैटर को सॉर्ट आउट कर देती है, लेकिन फिर बार बार इस चीज़ को अगर रिपीटेशन होता है, मामला कोर्ट में जाता है, फिर जज साहब अगर कहते हैं तो उनके कहने पे फिर एफआईआर लिखा जाता है। इस तरीके से चीज़ें चलती है। अच्छा, आर्टिकल 22 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि सबको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करो। उस फंडामेंटल राइट के तहत ये भी कहा गया जो एक्यूज्ड है उसको पता, अगर पुलिस उसको अरेस्ट करी तो उसको पता होना चाहिए कि आपने क्या गुनाह किया है। ये सब बातें पुलिस को फॉलो करवाना होता है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। फिर दूसरी बात ये कहा गया कि उसको 24 घंटे के विदिन जो है उसको नियर बाई कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, उस एक्यूज बंदे को, और उसको टॉर्चर नहीं करना है, इल ट्रीट नहीं करना है। अच्छा, उसका कन्फेशन जो होगा वो फाइनल एविडेंस नहीं माना जाएगा कोर्ट में कि आपने इससे जो कन्फेशन करवा लिया है कि हाँ, अगर किसी ने चोरी किया फिर उस पर आरोप था और पुलिस उससे ज़बरदस्ती मारपीट के कन्फेशन करा ली, मनवा लेती कि हाँ हम ही ने चोरी किया है, और कोर्ट में अगर वो कह दिया कि नहीं हमने चोरी नहीं किया है, तो कोर्ट मान लेगी कि हाँ उसने चोरी नहीं किया है। कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है और कोर्ट इस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती है कि उसने पुलिस के कस्टडी में ये मान लिया कि हाँ हमने चोरी किया। हो सकता है पुलिस को मार पीट करके डरा धमका करके उससे कन्फेशन करवा लिया, एक्सेप्ट करवा लिया कि तुमने चोरी किया है, तो इस चीज़ को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, 15 साल से नीचे के बच्चे को और वुमेन को पुलिस स्टेशन कोर्ट नहीं बुला सकती है कि आपने चोरी किया है या कुछ भी किया है, तो उसको लेकर के कोर्ट पुलिस जो है उसको अपने पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती है, कोर्ट नहीं, पुलिस स्टेशन जो है नहीं बुला सकती है 15 साल से कम के बच्चे को और लेडीज़ को इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस को खुद उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें। अच्छा, हम लोग अब क्या देखेंगे कि जो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है या इंटरोगेशन करती है, जो प्रोसीडिंग्स करती है, तो उनको कुछ गाइडलाइंस का फॉलो किया जाता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में ही किया जाता है। अच्छा, ये जो गाइडलाइन होता है ये डीके बासु गाइडलाइन कहा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो उस डीके बासु गाइडलाइन में वही सारी बातें हैं जो कि पुलिस को फॉलो करना होता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पहली बात तो ये है कि वो इंटरोगेशन जो करता है वो क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन में ये पता होना चाहिए जिसके साथ हो रहा है घटना, वो जो एक्यूज, इसको ये पता होना चाहिए कि वो पुलिस ऑफिसर कौन है, इसलिए पुलिस ऑफिसर के ऊपर टैग लगाना चाहिए, इसका नाम, उसका डेजिग्नेशन मेंशन होना चाहिए कि ये पुलिस ऑफिसर ये कर रहा है वो कौन है। और दूसरी बात वो कि मेमो तैयार करना पड़ेगा, यानी कि एक पेपर होगा उस पर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि जो अरेस्ट कर रहा है उसका टाइमिंग क्या है, अरेस्ट करने का टाइमिंग, और
उसमें डेट भी मेंशन होना चाहिए, रीज़न ऑफ अरेस्ट होना चाहिए मेंशन उसमें, और उसमें विटनेस भी होना चाहिए। विटनेस चाहे फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं या फिर कोई उसके जानने वाले भी हो सकते हैं जो जो अरेस्ट हो रहा है, और वो उस पे साइन भी करेगा, जो अरेस्ट हुआ है वो भी साइन करेगा कि हाँ ये बंदा को इस टाइम पे पुलिस लेके जा रही है, ये बात मेंशन हो चाहिए, मेमो एक तैयार होना चाहिए। तीसरी बात क्या है जो डीके बासु गाइडलाइन में है कि अ पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव। हाँ, मतलब कि अगर उसको लेके जाती है पुलिस तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को मतलब बताने का पुलिस मौका दे कि हाँ, कि इस बंदे को लेके जाया जा रहा है इस रीज़न से, तो पुलिस को रोक नहीं सकती है। और दूसरी और आखिरी बात क्या कहा गया है कि वो अगर 12 घंटे से 8 घंटे के बीच में, वो 8 से 12 घंटे के विदिन उसको अरेस्ट किया गया है, तो वो अ, अपने फैमिली रिलेटिव को बुला करके या कह के कॉल पे या मैसेज में कुछ भी बोल करके बताए कि हमको अरेस्ट किया गया, इस टाइम पे अरेस्ट किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया, वो सारी बातें को मेंशन करके अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को बता सकती है। तो डीके बासु गाइडलाइन में ये इन सब गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है पुलिस को, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन से हम लोग को ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो प्रोसीडिंग्स था इसमें कुछ अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता तो ये क्या सही है कि गलत है। जैसे कि यहाँ पे ये कहा गया है कि व्हेन अशांति वाज अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट, एसआई रॉक आल्सो केप्ट हर ब्रदर, यानी कि उसके सुशील को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसको 2 दिन के लिए रखा था। ये क्या सही है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत है। हम लोग डीके बासु गाइडलाइन में देख चुके हैं कि विदिन 24 आप 24 आवर्स ज़्यादा नहीं रख सकते, आपको पुलिस कोर्ट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। भी विक्टिम को सॉरी वो भी एक्यूज्ड को, ठीक है, दूसरे बंदे को नहीं। तो कहने का मतलब है इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं, यानी कि आप गाइडलाइन का डिसओबे कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ कहा गया। दूसरी बात यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है कि डिड एसआई रॉय डू इनफ टू क्वेश्चन विटनेस एंड कंप्लेन एविडेंस बिफोर द अरेस्टिंग शांति, कि क्या शांति को अरेस्ट करने से पहले कि वह प्रॉपर एविडेंस विटनेस को जुटा चुका था कि वो उस बुनियाद पर उसको अरेस्ट कर सके। तो आपको क्या लगता है वो किया था, नहीं किया था? वो एविडेंस काफ़ी नहीं था कि वो शांति को अरेस्ट किया जा सके, क्योंकि वो उस एविडेंस में वो बात मेंशन ही नहीं था इससे प्रूफ हो जाए कि शांति ने वो चोरी की थी। तो ये भी गलत था, ठीक है। अगर तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन है, उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर इसको दूसरा सिनेरियो उलट दो, यानी कि उल्टा कर दो, शांति और उसका ब्रदर जो है सुशील, वो लोग अगर आरोप लगा देता उल्टा मिस्टर शिंदे के बेटे पे, 20 साल के बेटे पे, कि उसने जो है उसका 15,000 रुपये चोरी किया था, तो आपको लगता है कि पुलिस जो है इसी तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन करती, अरेस्ट करती, उन लोगों को नहीं करती? क्योंकि पुलिस जो है ना सोसाइटी को देखते हुए काम करती है। जो लोग बड़े हैं उनके हिसाब से उस अकॉर्डिंगली ट्रीट करती है, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करती है। यानी कि पुलिस उनको भले डांट धमका करके छोड़ देती है या फिर प्रेशर में छोड़ देती, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं या फिर ये जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, पुलिस उस पर ज़्यादा तेज़ी से एक्शन ले लेती है। आप लोग सोसाइटी में भी देखते होंगे, जो अमीर लोग होते हैं वो जल्दी केस से छूट जाते हैं, वो जो पैसा देकर निकल जाते हैं, केस भी कभी कभी नहीं होता है उन पर, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उन पर केस चलता है, पैसा देना पड़ता है इन लोगों को। तो इस तरीके की सोसाइटी का ये कह लो कि आप ये विडंबना है, या फिर एक सोसाइटी में एक इल सिस्टम क्रिएट हो गया जो कि गलत है और नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या एफआईआर के बारे में वहाँ पे समझाया गया क्या एफआईआर क्या होता है। तो एफआईआर के बारे में आपको हम अच्छे से बता चुके हैं कि एफआईआर जो होता है वो पहली दफ़ा क्राइम के बारे में जब पुलिस स्टेशन में मेंशन किया जाता है ऑन रिटन थाना में, तो वो एफआईआर होता है। उसका कॉपी भी आपको दिया जाता है। एफआईआर में क्या क्या चीज़ मेंशन होती है सब बात आपको बताया जा चुका है, ठीक है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो एफआईआर लिखना कंपलसरी हो जाता है। नॉन कॉग्निजेबल में ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट और जज के ही फिर एफआईआर लिखा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल आपको समझा चुके हैं कि जो एक्यूज होता है उसके ऊपर गुनाह को साबित कराना कि इसने ये गुनाह किया है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों है? क्योंकि वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि या कोर्ट ये चाहता है कि सोसाइटी में कोई भी क्राइम हो, तो वो कोई भी बंदे के साथ क्राइम हो, अगर वो सोसाइटी को हार्म कर रहा है तो वो पब्लिकली उस चीज़ को लेना चाहिए। और उसके लिए जो है पब्लिक गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि वो उसको सोसाइटी से उस क्रिमिनल को या फिर कह दो या उस क्राइम को हटाए। इसलिए वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पब्लिक के बिहाफ, ये गवर्नमेंट के बिहाफ में वो वकील लड़ता है और ये साबित करता है कि उसने ये घटना किया है, तो इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लक्ष्मण वाला केस, जो सुधा वाला केस था, वो बताया गया है। तो स्टेट वर्सेस शांति हेब्राम एंड द मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेब्राम। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जिसके ऑन बिहाफ में केस लड़ता है, उसको स्टेट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको शांति हेब्राम, यानी कि शांति जो थी वो, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट के बिहाफ में लड़ता है उसको स्टेट कह लो, और जिसके जो एक्यूज्ड है उसका नाम। तो इस तरीके से हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाले केस में जो केस होता है उसको स्टेट वर्सेस शांति हेब्राम कह सकते हैं। हम मिस्टर शिंदे वर्सेस शांति हेब्राम नहीं कहेंगे, क्योंकि मिस्टर शिंदे का अकेले का मसला नहीं है, ये जो क्राइम हुआ पूरी सोसाइटी के लिए था, पूरे स्टेट के लिए था, इसलिए स्टेट वर्सेस शांति हेब्राम कहेंगे। आप
समझ चुके होंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब जज का रोल क्या होता है कि वो इम्पार्शियल तरीके से ट्रीटमेंट करे, इम्पार्शियल तरीके से जो है अच्छा जज का तो रोल हम लोग देखेंगे पहले, लेकिन पहले आप ये देख लो कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मेन मकसद होता है कि वो सोसाइटी से क्राइम को हटाए, सोसाइटी से क्रिमिनल को हटाए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई एक्यूज है, उस पर आरोप लगा है तो वो बेगुनाह है तो उसको साबित कर दे कि वो गुनाहगार है, ठीक है। तो उसको इम्पार्शियल होकर काम करना पड़ेगा, पार्शियल होकर काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इक्वालिटी देखना पड़ेगा कि गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, अगर वो बंदा बेगुनाह है तो उसको ज़बरदस्ती उस पर गुनाह साबित करना ये भी गलत है, ठीक है। तो वो इम्पार्शियल होकर काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ जज। जज का रोल सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सोसाइटी में अगर क्राइम हुआ है, किसी पर आरोप लगा है, तो वाकई में वो आरोप उसके ऊपर लगा है, अगर लगा है उस एविडेंस के तौर पे रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए, नॉर्म्स को देखते हुए उसको फिर जजमेंट सुनाना कि हाँ ये गुनाहगार है। अगर वो गुनाहगार नहीं है लेकिन फिर भी उस पर लगा है, तो फिर वो उसको कोर्ट में ये बताना कि इसने गुनाह नहीं किया है और इसको जो है कोर्ट्स में इसको रिहा किया जाता है, यानी कि इस पे लगे हुए सारे आरोप को बेबुनियाद करके उसको हटा दिया जाए। तो जज भी इम्पार्शियल होते हैं, जज भी बायस नहीं होते हैं, जज भी जो है इक्वालिटी ट्रीटमेंट के हिसाब से काम करते हैं, सबको इक्वली देखते हैं। अच्छा, फेयर ट्रायल के बारे में यहाँ पे जिक्र है। फेयर ट्रायल क्या होता है कि अगर फेयर ट्रायल के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि फेयर ट्रायल होता है कि अगर किसी ने क्राइम किया है, उस पर अक्यूज है, अगर उस पर आरोप लगा है, तो उसको बार बार मौका मिलता है। उसका जो डिफेंस लॉयर होता है वो बार बार कोर्ट से मौका मांगता है कि हमको मौका दिया जाए ताकि हम जो है अगले पेशी में एविडेंस इकट्ठा करके हम ये साबित कर पाएँ ये बेगुनाह है। तो कोर्ट भी उसको परमिशन देती है अगले ट्रायल की, तो इसको फेयर ट्रायल कहते हैं और इसमें इम्पार्शियल तरीके से उसको देखा जाता है, इसको फेयर ट्रायल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें को समझाया गया है जो कहानी था। अच्छा, आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ में बात मेंशन की गई है, उसमें इसी के तहत जो है आर्टिकल 21 के तहत ही को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जो मिसेस शिंदे है, मिस्टर शिंदे कह रहे हैं, शांति है, उसके लाइफ को प्रोटेक्शन करते हुए जो है वो उसको उसकी क्राइम नहीं की है तो उसको बच जाना ही मतलब उसको वो क्राइम का सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो इसको देखते हुए जो है कोर्ट फ्री ट्रायल देती है कि अगर वो बेगुनाह है तो उसको बेगुनाह को साबित होना पड़ेगा कोर्ट में, ताकि कोई बेगुनाहगार को बेगुनाह को कोर्ट सज़ा नहीं सुना दे और वो राइट टू लाइफ का एक क्या बोल सकते हैं आप, अवहेलना हो जाएगा। तो इसलिए जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 इस चीज़ का ध्यान रखते हुए फ्री ट्रायल दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस एग्जामिन आपको बता ही चुके थे कि जो एक्यूज होता है उस पर अगर आरोप लगता है और उसको देखते हुए विटनेस को बुलाया जाता है, ठीक है। विटनेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो विटनेस को बुलाया जाता है, जैसे कि मिस्टर शिंदे को बुलाया गया था, तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए या मिसेस शिंदे को बुलाया गया था, उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए वापस से जो डिफेंस लॉयर थी वो वापस सवाल जवाब करती थी, वो क्रॉस एग्जामिन कहते हैं। आपको ये चीज़ समझा चुके थे, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ को जो यहाँ पे मेंशन है सब चीज़ समझा चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ से समझ में आया होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है और कोर्ट में जजमेंट किस तरीके से आता है, कोर्ट में केसेस कैसे जाती है, कैसे इम्पार्शियल होकर काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को आई होप चैप्टर से समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और मेंशन करना था कि पुलिस जो होती है, पुलिस का एक हायरार्की होता है कि पुलिस जो है पहले कोई स्टेट का जो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे पुलिस होता है उसको कहते हैं डीजीपी। उसके नीचे जो होता है वो डीजीपी पूरे स्टेट का हेड होता है। उसके नीचे जो होता है वो होते हैं आईजी, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहलाता है। वो जो होते हैं वो जोन को देखते हैं। अगर कोई स्टेट होता है 8 जोन, 5 जोन, 6 जोन में बटा है, हर जोन के लिए एक अलग आईजी होते हैं। उनके नीचे होते हैं डीआईजी जो एक रेंज को देखते हैं, ठीक है। एक जोन में कुछ रेंजेस होते हैं, यानी कि वो कुछ एक आध जोन देखते हैं या कुछ रेंजेस को देखते हैं, डीआईजी होते हैं। डीआईजी के नीचे जो होते हैं वो एसपी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। एसपी के नीचे जो होते हैं वो डीएसपी होते हैं। वो डीएसपी का काम होता है कि वो नंबर ऑफ एक सिटी डीएसपी जो होता है वो एक सिटी के अंदर मान लेते हैं 50 पुलिस स्टेशन है तो 10 स्टेशन 15 पुलिस स्टेशन वो एक डीएसपी देखते हैं। फिर जो एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन होता है उसके अंदर जो होते हैं वो एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो एक पुलिस स्टेशन का वो होल्ड करता है, ठीक है। अगर वो गांव देहात में तो एसएचओ होता है, ठीक है। तो एसएचओ गांव देहात के लिए होता है और टाउन के लिए पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर होता है। इस तरीके से पुलिस का भी हायरार्की है जो अपनी चीज़ों को प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हैं और वो अपने एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो आई होप विद दिस आपको हम चैप्टर फिनिश करते हैं और अच्छा लगा होगा चैप्टर, और इसको आप फिर से रीड कीजिए, समझिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस टॉपिक को एक बार दो बार ज़रूर पढ़िए ताकि आपको अच्छी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। थैंक यू और फॉलो माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।